स्वागत है आप सभी का पीएचडी क्लासेस में। हम लोग का जो टॉपिक है एडजेक्टिव क्लाउज, नाउन क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज, उसमें हम जो है लास्ट वीडियो में नाउन क्लाउज पढ़ चुके थे सही से। अब हम चलते हैं आगे उसके। नेक्स्ट होता है एडजेक्टिव क्लाउज। तो ये क्या होता है भाई, एडजेक्टिव क्लाउज क्या होता है? तो पहले तो इस बात को समझिए कि सर ये एडजेक्टिव क्लाउज में एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए, एडजेक्टिव का मतलब वो होता है कि ये जो है वो इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन देता है किसकी? नाउन की। ये इंफॉर्मेशन देता है किसकी? नाउन की। अब नाउन की इंफॉर्मेशन कैसे देगा? जैसे मान के चलिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने बोला ही इज एक सेंटेंस लिखा मैंने, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो आपने कहा ये जो बॉय है ये नाउन है, ये क्या है? एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को। कैसा है कि नोन है, अननोन है, ठीक है। तो अब ये जो इंटेलिजेंट है, मुझे एक बात बताओ, ये इंटेलिजेंट कौन है? आपने कहा जी लड़का ही तो इंटेलिजेंट है। तो लड़के की इस बॉय की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? मैं आपको बोलूं थोड़ी सी डिटेल बताओ मुझे। तो आपने कहा सर इसकी डिटेल ये है कि ये इंटेलिजेंट है। तो जो डिटेल होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वही आपकी क्या कहलाती है? एडजेक्टिव कहलाती है। क्या कहलाती है? एडजेक्टिव कहलाती है। बात समझ में आ गई? किसी भी नाउन की जो डिटेल है, किसी नाउन की जो डिटेल है वो क्या कहलाती है? वो एडजेक्टिव कहलाती है। बात समझ में आ गई? जैसे कोई क्वेश्चन लिखते हैं, मैंने बोला शी इज मैंने बोला शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो एक बात बताइए, जो गर्ल है, ये जो नाउन है वो कैसी है? इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताओ। आपने कहा सर ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो बच्चे जो ब्यूटीफुल है वो क्या है? इस लड़की की इन्फॉर्मेशन है। और जो इन्फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है? वो एडजेक्टिव कहलाता है। बात समझ में आ गई? लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये एडजेक्टिव क्लाउज क्या है? देखो, एडजेक्टिव तो हम पहचान चुके हैं, ये एडजेक्टिव क्लाउज क्या है, ठीक है। तो एक बात बताइए, एडजेक्टिव क्लाउज वो होता है, जैसे मैंने नाउन क्लॉज बताया। नाउन क्लॉज क्या बताया? नाउन क्लॉज ये बताया था कि जो, यहां लिख देते हैं, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि सर नाउन क्लॉज वो है जो वर्ब के बाद व्हाट का साउंड आए या हु एंड हुम का साउंड आए, और जो मिले, इस साउंड के बाद जो मिले और उसके पास अपना क्या हो, कोई सब्जेक्ट हो या कोई वर्ब हो, तो ये क्लॉज कहलाता है। लेकिन ये जो है वर्ब के बाद इस साउंड पे आया है, व्हाट का या हु का या हुम के साउंड पे आया है, तो ये क्लॉज क्या कहलाता है? नाउन क्लॉज कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होना किसी नाउन की जिसके बाद, देखिए यहां पे जो इंफॉर्मेशन है, इस नाउन की जो इंफॉर्मेशन है वो है एक सिंगल वर्ड। वो कैसा है? एक सिंगल वर्ड। लेकिन कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होना जिस इंफॉर्मेशन के पास अपना सब्जेक्ट हो और अपनी वर्ब हो, वही आपका क्या कहलाता है? एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। जैसे मान के चलिए मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला शी इज द गर्ल who was smoking बीड़ी on the road। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने बोला शी इज द गर्ल हु वॉज स्मोकिंग बीड़ी ऑन दी रोड। तो मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले तो आपने कहा कि ये एक सब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये क्या है? ये वर्ब है। और ये क्या है? नाउन है। बात समझ में आ गई? ये एक कंजक्शन लगी हुई है, ये इसकी वर्ब है, ये मेन वर्ब, और ऐसे करके ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला शी इज द गर्ल, ये जो गर्ल है
ये क्या है, नाउन है। तो पॉइंट ये होता है कि नाउन की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एडजेक्टिव कहलाती है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, इस लड़की की इन्फॉर्मेशन क्या है आपके पास? भाई ये जो लड़की है, ये जो नाउन है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या है? तो आपने कहा सर इस लड़की की इन्फॉर्मेशन ये है कि ये वही लड़की है हु वॉज स्मोकिंग। खाली हु तो नहीं है, वॉज तो नहीं है, स्मोकिंग कहा, बीड़ी ऑन दी। तो कहने का मतलब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये सब किसकी है? ये सब इंफॉर्मेशन है किसकी? इस लड़की की। और ये लड़की क्या है? नाउन है। तो जो नाउन की इंफॉर्मेशन होती है वो कहलाती है एडजेक्टिव। तो इसका मतलब ये जो है वो क्या कहलाया? एडजेक्टिव। हाँ है ना, ये क्या कहलाया? एडजेक्टिव कहलाया। लेकिन इस एडजेक्टिव के पास अपना तो सब्जेक्ट है और अपनी क्या है? वर्ब है। अपना तो सब्जेक्ट है और अपनी क्या है? ये जो इंफॉर्मेशन है इसकी, ये एक सिंगल वर्ड नहीं है। सिंगल वर्ड होता तो एडजेक्टिव कहलाता, लेकिन ये इतना है कि जिसके पास अपना एक सब्जेक्ट भी है, अपनी वर्ब भी है, और आप लेना चाहें तो एक ऑब्जेक्ट भी। तो इसका मतलब ये है कि नाउन की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके पास अपना सब्जेक्ट भी हो और कम से कम अपनी वर्ब हो, वो बच्चों एडजेक्टिव तो है ही है, साथ में कहलाता है एडजेक्टिव क्लॉज। बात समझ में आ गई? क्या कहलाता है? एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। समझ में आए? फिर से ट्राई करते हैं, इसको हटा दूं इतना। मैंने बोला आई आई नो द मैन हु मैंने बोला आई नो द मैन whom द प्रिंसिपल बेट इन द क्लास yesterday। तो मैंने बोला कि आई नो द मैन whom द प्रिंसिपल बेट इन द क्लास yesterday। तो एक बात बताइए, आपने कहा कि सर ये जो है वो सब्जेक्ट है, ये क्या है? एक वर्ब है, और ये क्या है? तो ऑब्जेक्ट, लेकिन क्या है? एक नाउन है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये जो नाउन है, ये जो द मैन है, इसकी आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? तो आपने कहा कि सर इसके पास, इसकी जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि ये वही आदमी है। नहीं, मैं उस आदमी को जानता हूं जिसको क्या प्रिंसिपल ने कल क्लास में पीटा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, खाली हूं तो है नहीं, प्रिंसिपल तो है नहीं, ये टोटल सेंटेंस ही इसकी क्या है? इन्फॉर्मेशन। और जो इन्फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। लेकिन ये वो है जिसके पास क्या हो? अपना सब्जेक्ट भी है और अपनी वर्ब भी है। तो इसका मतलब जिसके पास अपनी सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, क्या कहलाता है? वो क्लॉज कहलाता है। तो इस टोटल को क्या बोलते हैं हम? एडजेक्टिव क्लॉज। बात समझ में आ गई? तो हमने यहां से एक बात सीखी कि नाउन की इंफॉर्मेशन होना और उस इंफॉर्मेशन के पास अपना सब्जेक्ट होना और अपनी क्या होना? वर्ब होना, वो आपका कहलाता है एडजेक्टिव क्लॉज। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। ठीक है, तो यहां से एक बात हमने सीखी है, हटा दू। जैसे फिर मैंने बोला कि she has lost the ring which
her father gave on देखिए, तो बताएं क्या है एडजेक्टिव क्लॉज। तो आपने कहा कि सर ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है, ये मेन वर्ब हो गया, ये है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन है क्या, नाउन। बात समझ में आ गई। मैंने बोला शी हैज लॉस्ट द रिंग। तो एक बात बताओ, इस ये जो नाउन है, इस नाउन की जो रिंग है, इसकी इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास? ये वो है जो उसके फादर ने कब दी थी, उसके बर्थडे, ठीक है। तो एक बार बताओ बच्चों, बर्थडे पे दी थी, तो इसका मतलब इस नाउन की जो इंफॉर्मेशन है वो ये सब है। बात समझ में आ गई। तो ये इंफॉर्मेशन है तो एडजेक्टिव है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन के पास अपना सब्जेक्ट है, अपनी वर्ब है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव से क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि सर जो भी एडजेक्टिव क्लॉज होगा, जो भी क्या होगा बच्चों, एडजेक्टिव क्लॉज होगा, पहली बात तो उससे पहले कोई ना कोई नाउन दिया होगा। बात समझ में आ गई। और उस नाउन की ही ये जो है वो क्या होनी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। और इस इंफॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, अपना एक सब्जेक्ट होना चाहिए और अपनी क्या है, एक वर्ब होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। बात समझ में आ गई। आपका अगर बच्चों इससे पहले नाउन नहीं दिया ना, तो वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। आप सोचोगे सर नाउन यहाँ पे दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, नहीं। आप ये समझिए कि जो भी कंजक्शन, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, मैंने बोला जो भी कंजक्शन होगी, कभी कभी क्या होता है कंजक्शन ही सब्जेक्ट बन जाती है। जैसे मान के चलिए यहाँ तो कंजक्शन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी जो इससे पहले वाला एग्जांपल दिया था उसमें सब्जेक्ट बना हुआ था, जहाँ हु वॉज स्मोकिंग दिया हुआ था, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि कभी कभी कंजक्शन आएगा और सब्जेक्ट दिया होगा, कभी कभी यही कंजक्शन आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद वर्ब देगा, और इससे पहले आपका नाउन दिया होना चाहिए। इस नाउन को बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले आने वाला वर्ड, कंजक्शन से पहले आने वाला वर्ड तो क्या कहलाएगा, एंटीसीडेंट कहलाएगा, ठीक है। तो आप इस बात को समझना कि इस नाउन की इंफॉर्मेशन तो ये सब होनी चाहिए, और इससे पहले आपको क्या देना चाहिए, नाउन दिया होना चाहिए। ऐसा है तो आपका वो ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा, और ऐसा नहीं है तो आपका जो सेंटेंस है वो एडजेक्टिव क्लॉज नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ गई। देखो फिर एक एग्जांपल देके समझाता हूं, इसको हटा दूं। आई होप ये तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये समझिएगा कि अगर आप इसे समझ लेंगे तो नाउन के कंजक्शन के जो कुछ की पॉइंट ऐसे होते हैं कि जहां बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें आप इजीली समझ पाएंगे और आपके जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बस इसे कॉपी पेन उठाइए और बस खाली लिखते जाइए और देखिए आप कितना अच्छा सीख जाते हैं। देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने बोला डू you know the boy on the bench who is sleeping? देख के बताए क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज है, देख के बताए। आपने कहा सर ये तो इंटरोगेटिव हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, अच्छा नाउन तो यहाँ पे है, ठीक है जी, बहुत सही बात, नाउन तो पहचान लिया हमने, ऑब्जेक्ट में नाउन आया हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, इस नाउन की इंफॉर्मेशन क्या है, सर इसकी इंफॉर्मेशन है ऑन दी बेंच पे है, हु इज स्लीपिंग है। लेकिन एक बात बताओ यार, इसकी जो कंजक्शन है, ये जो WH फैमिली है,
क्या इससे पहले जो नाउन दिया हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन आपको आगे दी गई है? देख के बताओ। आपने कहा सर इस हु से पहले तो बेंच दिया हुआ है और इस बेंच की इंफॉर्मेशन आगे थोड़ी है। ये जो सोने की जो इंफॉर्मेशन है वो किसकी है? तो लड़के की है ना। और आपने बच्चों हु से पहले क्या लगाया हुआ है? बेंच लगाया हुआ है। मैंने क्या बताया कि जो नाउन आएगा उससे पहले, जो कंजंक्शन से पहले नाउन आएगा उसकी इंफॉर्मेशन आगे दी जानी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। क्या ये इंफॉर्मेशन इसी की है? बेंच की है? भाई बेंच थोड़ी सो रही है, सो लड़का। तो कहने का मतलब ये है कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है? जी नहीं, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। बात समझ में आ गई? एडजेक्टिव क्लॉज कैसे होता? अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, डू यू नो द बॉय हु इज स्लीपिंग ऑन द बेंच। तब आपने कहा कि सर ये जो है वो नाउन है और इस नाउन की इंफॉर्मेशन इस कंजक्शन से पहले जो सब्जेक्ट बन के आया है, ठीक है, इसी की इंफॉर्मेशन आगे दी गई। ये किसकी इंफॉर्मेशन? इसी की इंफॉर्मेशन आगे दी गई। लेकिन बच्चों यहाँ पे बेंच की इंफॉर्मेशन थोड़ी आगे। तो कहने का मतलब ये है कि सर ये जो है इस नाउन की इंफॉर्मेशन ये है और इसके पास अपना सब्जेक्ट भी है, वर्ब है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि सर कंजक्शन से पहले आपका नाउन होना चाहिए और उस नाउन की इंफॉर्मेशन आगे दी होनी चाहिए और उस इंफॉर्मेशन के पास, ध्यान से सुनना, उस इंफॉर्मेशन के पास अपना सब्जेक्ट होना चाहिए, अपनी वर्ब होनी चाहिए, तभी वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा, नहीं तो वो एडजेक्टिव क्लॉज नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या है। अब पॉइंट ये उठता है कि ये जो आप कनेक्शन लगाते हो, ये जो हु एंड हुम और ये जो विच लगा देते हो, दैट लगा देते हो, वाई लगा देते हो, ये आप कैसे लगाते हो? पहले तो इस बात को समझते हैं कि WH फैमिली जो है, WH फैमिली का मतलब ये है कि ये जो हु है, ये हुम है, ये विच है, ये दैट है, ये वाई है, ये वेन है, ये यूज कहां कहां पे होते हैं और जब ये यूज कहां कहां पे होते हैं और इनका मीनिंग क्या होता है, इस बात को पहले हमें थोड़ा बताएं, उसके बाद ही आप ये सेंटेंस को सही से बना पाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। अब हम इस बात को समझते हैं कि ये जो WH फैमिली लगाते हैं, ये हम लगाते क्यों हैं, ठीक है, इनका यूज वहां पे क्या है। बात समझ में आ गई? तो मुझे उम्मीद है इसको मैं हटा दूं। देखिए, ये जो WH फैमिली होती है ना बच्चों, ये जो WH फैमिली होती है, WH फैमिली का मतलब क्या है समझिए ध्यान से। जैसे हु हुआ, होम हुआ, वाई हुआ, वेन हुआ, वेयर हुआ, हाउ हुआ, ठीक है। ये जो वर्ड है, ध्यान से समझना, ये जो वर्ड है ये दो टाइप से यूज होते हैं। दो टाइप से का मतलब क्या है? एक तो सर ये यूज होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जब आप इससे क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा इसका यूज होता है बच्चों रिलेटिव, रिलेशन के लिए, जहां आप पढ़ते हैं ना, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ते होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब होता है कि ये जो है, ये WH फैमिली, इस संबंध बताते हैं किसमें, जो भी आपका नाउन दिया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए इतने सब, ये वही तो है। जैसे यहाँ WH फैमिली दी हुई है, वाई हुम कुछ ऐसा दिया है, उससे पहले आपका नाउन दिया है और उसी की आपको क्या दी जाती है? इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो एक तो ऐसे यूज होगा जब ये इंफॉर्मेशन देगा, मतलब इससे पहले नाउन आएगा, और एक यूज होता है कहां पे? इंटरोगेटिव का मतलब होता है कि जब आप क्वेश्चन पूछते हैं किसी से। लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां भी ये दो टाइप से यूज होते हैं। एक तो खाली क्वेश्चन पूछना किसी से, क्वेश्चन वर्ड,
और सेकेंड ये यूज होता है नाउन क्लॉज में। कहाँ यूज होता है? नाउन क्लॉज में। नाउन क्लॉज मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नाउन क्लॉज क्या होता है। तो एक तो WH फैमिली का यूज नाउन क्लॉज में होगा, ध्यान से समझ। उसके अलावा बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन में यूज होगा, ठीक है। उसके अलावा जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तब यूज होगा। तो कुल मिला के ये है कि ये वर्ड जब भी आएंगे इनका यूज आपका 3 जगह होगा। तो पहले इस बात को समझते हैं कि पहले हम इन तीनों यूज को पहचान लेते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि इनका मीनिंग क्या क्या होता है। जब यहाँ आते हैं तो क्या मीनिंग देता है, जब इसके साथ आएगा तो क्या मीनिंग देगा, और जब इसमें आएगा तो क्या मीनिंग देगा। बात समझ में आ गई? तो पहले हम क्या समझते हैं कि इनका यूज कैसे किया जाता है इन तीनों में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला जैसे एक बात बताइए, मैंने बोला हु आर प्लेइंग हियर। तो इसका मतलब ये जो हु है, ये हु क्या है? एक तो सब्जेक्ट है, दूसरी बात यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों? क्वेश्चन कर रहा है। क्या किया इसने? क्वेश्चन किया कि सर यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? कौन, ठीक है, कौन है प्लेइंग। तो यहाँ पे क्या पूछा इसने? क्वेश्चन पूछा। जैसे फिर से देखिए, मैंने बोला What are you saying to me? तो इसका मतलब ये क्या है? ये वर्ड भी क्या कर रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है सर? What are you saying? तो क्या तुम कह रहे हो मुझसे? तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इंटरोगेट, ये जो WH फैमिली है इनका यूज कैसे किया? क्वेश्चन के लिए। लेकिन यही क्वेश्चन ये होता कि जैसे मैंने बोला शी इज द हु selected for तो मैंने बोला शी इज द गर्ल हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर ओलंपिक। तो इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे द गर्ल क्या है? नाउन है, ठीक है। और इस नाउन के बाद आपको यहाँ पे जो है ये है भी, कंजक्शन भी है, और साथ में क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट बन के भी आया है। तो इसका मतलब इससे जो नाउन है, इस लड़की की आगे आपको क्या दी गई है? इंफॉर्मेशन दी गई है। जब भी बच्चों रिलेटिव नाउन, उससे पहले क्या दिया जाए? नाउन दिया जाए, ठीक है। तो नाउन है, तो इसी के आगे इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये क्या बन के आ रहा है यहाँ पे? एडजेक्टिव क्लॉज। देखिए जैसे मान के चलिए देखिए जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने बोला माय फादर आस्क्ड मी when I would return home। तो यहाँ पे बताइए मुझे ये when का यूज कैसे किया गया है? तो आपने कहा कि सर माय फादर, उसके बाद आस्क वर्ब। तो बच्चों इस वर्ब के बाद क्वेश्चन आता है सर क्या? व्हाट। भाई मैंने बोला माय फादर आस्क, उन्होंने पूछा, तो आपका क्वेश्चन होता है व्हाट। क्योंकि मान के चलिए ये कंजक्शन है, तो बच्चों इस कंजक्शन से पहले नाउन थोड़ी दिया गया। नाउन नहीं दिया गया तो ये वाला ऑप्शन तो है नहीं। अब इंटरोगेटिव होता तो इंटरोगेटिव में अगर क्वेश्चन वर्ड होता तो ये आपका पहले आता। जब ये पहले आता है तभी तो बच्चों आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया जाता है? WH फैमिली होती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लगा के वर्ब लगाते हैं। तो ये आपका फॉर्मेट होता है क्वेश्चन वर्ड के लिए। और ये आपका है नहीं, ये इसीलिए नहीं है क्योंकि इससे पहले आपका नाउन आना चाहिए। तो इसका मतलब बात किसकी है? नाउन क्लॉज की। क्यों? दूसरी बात क्या है कि सर वर्ब के बाद व्हाट का साउंड आया। भाई पूछा तो क्या पूछा ये है कि व्हेन आई वुड रिटर्न होम। तो ये जो है एक तो व्हाट के साउंड के बाद आया है तो नाउन कहलाएगा, लेकिन इसके पास अपना क्या है? सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो इसका मतलब क्या कहलाएगा? नाउन
क्लॉज कहलाएगा। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि सर वर्ब के बाद, ध्यान से समझना, वर्ब के बाद वर्ड का साउंड आए, ठीक है, तो जो मिलेगा वो नॉन क्लोज मिलेगा, उसके पास सब्जेक्ट वर्ब होनी चाहिए, कनेक्शन से पहले नाउन हो और उसकी इन्फॉर्मेशन आगे दी जाए तो बच्चों एडजेक्टिव क्लॉज होता है। लेकिन इस फॉर्मेट में हो कि सर डब्ल्यू एच ने दिया, हेल्पिंग वर्ब, वो सब्जेक्ट और वर्ब स्टार्टिंग में दिया जाए तो क्या कहलाएगा? क्वेश्चन वर्ड कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? जैसे इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिखता, कैसे लिखता? Please tell me the time when she अब इसे मुझे बताएं। तो आपने कहा सर वेन तो दिया हुआ है, वेन क्या कंजक्शन है यहाँ पे, और इससे पहले क्या दिया हुआ है? नाउन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नाउन दिया हुआ है। और इस टाइम की ही, ये जो देखो जब भी वेन आता है तो टाइम दिया जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब नाउन दिया हुआ है, ठीक है, और इसी के आगे पूछा गया कि बच्चों कब वो आएगी, वो टाइम बताओ। तो इसका मतलब ये है कि सर कंजक्शन भी दिया हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और ये क्या है? वो भी है। तो ये क्या है बच्चों? यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज। लेकिन यहाँ पे सर एंटीसीडेंट में नाउन नहीं था, तो ये क्या बन गया? नाउन क्लॉज। ठीक है, और जब आपका स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछ ले तो समझ जाना क्या बनेगा? क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब पॉइंट ये उठता है कि सर ये जो आपने यूज बताए हैं, ये जो यूज बताए हैं, इनका इस जगह पे वेन का क्या मतलब है, और वेन का इस जगह पे क्या मतलब है, और वेन का जब किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वहां पे क्या मतलब होता है। बात समझ में आ गई? तो पहले तो इस बात को समझ लीजिए, इसको हटा देता हूं मैं, थोड़ा ये बता देता हूं कि टाइम का हमने वेन के लिए, देखिए हमेशा याद रखना, जब भी टाइम की बात होगी, मतलब जब भी एडजेक्टिव क्लॉज आपको दिया जाएगा और उससे पहले जो नाउन आएगा, अगर वो टाइम बताएगा तो कंजक्शन में वेन लेते हैं, जैसे यहां लिया गया है। अगर वो रीजन बताता तो कंजक्शन में क्या लेते हैं? वाई लेते हैं। अगर वो प्लेस बताएगा तो कंजक्शन में क्या लेते हैं? वेयर लेते हैं। और अगर वो पर्सन बताएगा तो कंजक्शन में हु लेते हैं। ठीक है, और अगर वो क्या बताएगा? मैंने बताएगा तो कंजक्शन में हाउ लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये कि सर ये जो वेन है, इससे पहले टाइम दिया हुआ है, तो मतलब कंजक्शन में क्या आएगा? वेन आएगा जब टाइम दिया होता, और यहीं पे अगर टेल मी द रीजन बोला जाता तो फिर क्या आ जाता? वाई आ जाता। बात समझ में? या टेल मी द प्लेस आ जाता तो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि डिपेंड होता है कि आपका नाउन जो है क्या दिया हुआ है। नाउन ऐसे देगा तो एडजेक्टिव क्लॉज में व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सर यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, और जब भी क्वेश्चन वर्ड में आएगा तो कैसा मीनिंग होगा। तो चलिए आइए मीनिंग पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि कैसे इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर WH फैमिली में आपको हु दिया है, क्या दिया है? हु। ठीक है, देखिए पहचान तो आप गई कि इंटरोगेटिव कब होता है और कब जो है आपका एडजेक्टिव क्लॉज, कब जो है नाउन क्लॉज होगा। ठीक है, वर्ब के बाद आएगा तो नाउन क्लॉज, और उसकी नाउन की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आगे तो एडजेक्टिव क्लॉज, बाकी तो क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो अगर बच्चों ये हु आपका आता है WH फैमिली में और इसका यूज किया गया है इंटरोगेटिव में, किसमें यूज किया है? इंटरोगेटिव में, तो इसका मतलब होता है कौन। ठीक है, लेकिन अगर ये हु जो है कहां आएगा? रिलेटिव में आएगा। तो उसका मीनिंग आता है जो।
बात समझ में आ गई। जैसे whom है, whom का मीनिंग अगर कहाँ आता है, ये इंटरोगेटिव में आता है, तो इसका मीनिंग होता है किसे। और जब ये इंटरोगेटिव उसमें आएगा, रिलेटिव में आएगा, तब इसका मीनिंग आएगा जिसे। बात समझ में आ गई। अभी मैं इनका जो है यूज भी बताऊंगा, दोबारा सेंटेंस बताऊंगा कि कैसे कैसे इनका मीनिंग होता है, ठीक है। ऐसी बच्चों, जब व्हेन आएगा, जब इंटरोगेटिव में यूज होगा तो इसका मीनिंग होगा कब, और जब रिलेटिव में यूज होगा तो इसका मीनिंग होगा जब। ऐसी वेयर होता है, वेयर का यूज इंटरोगेटिव में होता है कहाँ, जब इसका रिलेटिव में आता है तो मीनिंग होता है इसका जहां। बात समझ में आ गई। ऐसी आपका आता है विच आता है, बड़ी कंफ्यूजन होती है। विच जब बच्चों इंटरोगेटिव में यूज होएगा तो इसका मतलब होता है कौन सा, मीनिंग होता है कौन सा, और इसका मतलब होता है सिलेक्शन करना। क्या करना, सिलेक्शन करना। ये पूछा जाता है ना कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो विच लगा के ही आप बना सकते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि ये नॉन लिविंग में यूज होगा। नॉन लिविंग में यूज होगा जब इसका यूज कहाँ होगा, रिलेटिव नाउन में यूज होगा, ठीक है, जहां पे इसका मीनिंग होता है जो, ठीक है। इसके अलावा व्हाट आता है, व्हाट इंटरोगेटिव में यूज होता है, ठीक है, क्या, ठीक है। जब ये रिलेटिव में यूज होगा तो इस बात को आप समझना कि इससे पहले एंटीसीडेंट नहीं दिया होता। मतलब जब भी ये कंजक्शन बन के आएगा तो इससे पहले आपको एंटीसीडेंट नहीं दिया होता, ठीक है। आप इससे पहले नाउन नहीं लगा सकते। अभी मैं दूंगा, अभी आपको एग्जांपल देके बताऊंगा कि इससे पहले आप नाउन नहीं लगा सकते, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। मैंने बोला डू यू नो द स्टोरी व्हाट यू नो अबाउट लॉर्ड राम। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला डू यू नो द स्टोरी व्हाट यू नो अबाउट लॉर्ड राम। तो एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि जो वर्ड दिया हुआ है, वर्ड से पहले आपने इंटरोगेटिव लगा हुआ है, सॉरी नाउन लगा हुआ है, तो इसका मतलब बच्चों ये इंटरोगेटिव में यूज होता है। लेकिन सर वर्ड से पहले कभी भी नाउन नहीं आता, तो आपको इसे काटना पड़ेगा। अब ये नहीं कि सिर्फ वर्ड ही काट दिया, वर्ड नहीं काटेंगे, आपको इससे पहले एंटीसीडेंट को हटाना पड़ेगा। इससे पहले जो नाउन दिया हटाना ही पड़ेगा, उसको आपको बोलना पड़ेगा डू यू नो व्हाट यू नो अबाउट लॉर्ड, आपको ये कहना पड़ेगा। लेकिन आपका क्वेश्चन इसे हटा के अगर ऐसा होता, ये यहां से हटा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। आपका क्वेश्चन ऐसा होता कि डू यू नो द स्टोरी विच यू तो अब देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, विच दिया हुआ है, और विच से पहले नाउन भी आएगा, ठीक है, और इसी की इंफॉर्मेशन आगे है, देन दूसरा सब्जेक्ट है, सॉरी इसकी दी है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो है ये विच क्या है एकदम सही है, और ये जो स्टोरी क्या है एकदम सही है। लेकिन अगर यहाँ पे व्हाट लगा होता तो सर व्हाट वो है जो अपने से पहले नाउन को नहीं लेता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए कभी भी आप कंजक्शन में व्हाट लगाना है तो आपको उससे पहले नाउन आपका नहीं होना चाहिए, तभी व्हाट आएगा, ठीक है। लेकिन आप सोचे कि नाउन दिया होगा तब वहां पे व्हाट नहीं आएगा, तब वहां पे विच आएगा। बात समझ में आ गई। जैसे अब मैं देखिए कुछ और एग्जांपल्स भी देता हूँ, मुझे भी देखिए ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो इनका मीनिंग कैसे कैसे चेंज होता है, कुछ एग्जांपल देता हूँ, उनके थ्रू हम समझते हैं इनको, ठीक है। तो इनको हटा दूं,
देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे देख के बताइएगा क्या आएगा। विच यू सेड वॉज, देख के बताएं सही है गलत है, सही है गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि सर आपने यहां पे विच लगाया, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये अलग सेंटेंस है। जैसे मैंने आपको नाउन क्लॉज में बताया था कि एज ए सब्जेक्ट काम किया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये कहता है कि इट वॉज करेक्ट विच यू सेड। कहीं ना कहीं इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो ये है। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ पे बच्चों विच है तो विच तो वो होना चाहिए कि जिससे पहले एंटीसीडेंट होना चाहिए, मतलब नाउन होना चाहिए, हाँ या ना। लेकिन क्या बच्चों यहाँ पे नाउन है? नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे विच नहीं आएगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि व्हाट यू सेड वॉज क्या था, करेक्ट। अब वहां पे इसका वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो होता है। क्या होता है? जो तुमने कहा वो क्या था? एकदम सही था। बात समझ में आ गई? लेकिन यहां पे ये होता, यू टोल्ड द ट्रूथ विच वॉज करेक्ट। तो इसका मतलब कैसे? विच दिया हुआ है, अब यहाँ पे नाउन दिया हुआ है, तो सर अब जो है सेंटेंस क्या है? एकदम सही है। और इसका यूज कैसे किया गया है? एज ए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्लॉज की सीधी सी डेफिनेशन ये है कि कंजक्शन से पहले आपका कोई ना कोई क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। वही जो आगे बनेगा ये आपका क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। सीधी सी डेफिनेशन यही है कि जो कंजक्शन दिया जाएगा उससे पहले आपको नाउन दिया हुआ है तो समझ जाना कि वो क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज होगा। और नाउन नहीं दिया गया है तो वो नाउन क्लॉज भी हो सकता है या कोई क्वेश्चन वर्ड हो सकता है। ठीक है, तो बात मुझे लगता है ये समझ में आ गई होगी। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ, फिर आप मुझे बताना, ठीक है, क्या आएगा। जैसे मैंने बोला आई हैव लॉस्ट विच शी गेव मी। देख के बताएं सही है गलत है। तो आपने कहा कि सर ये जो विच है, विच होता तो यहां से क्या चाहिए था? नाउन। लेकिन यहाँ एंटीसीडेंट है नहीं है, तो ये विच नहीं आएगा। क्या आएगा? व्हाट। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि आई हैव लॉस्ट द पेन विच शी गिव मी। अब बताएं, तो अब आपने कहा कि सर विच दिया हुआ है, एंटीसीडेंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब सर क्या है? क्वेश्चन एकदम सही है। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने बोला विच अब देख के बताएं सही है गलत है, देख के बताएं। शी सेइंग द सॉन्ग विच वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो आपने कहा सर हाँ कंजक्शन भी दिया हुआ है, सब्जेक्ट भी यही है, नाउन भी दिया हुआ है, तो मतलब क्या है? सही है। तो मुझे ये तो पता चल ही गया है कि सर वर्ड कहाँ लगता है एंड विच कहाँ लगता है। ठीक है, विच तभी आएगा जब इससे पहले क्या आएगा सर? कोई नॉन लिविंग होगा और नाउन होना चाहिए। लेकिन नाउन नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं? वर्ड लगा सकते हैं। लेकिन एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझिए।
मैं यहां पे ये लिखता हूं दे हु प्रेफर sleeping and taking rest देख के बताएं सही है गलत है, देख के बताएं। देख के बताएं। हमेशा याद रखना इस चीज को कि कभी भी अगर WH फैमिली दी गई है तो उसके पहले एंटीसीडेंट में आप कभी भी दे या देम में से कुछ भी नहीं लगाते हैं। हमेशा क्या लगाना पड़ता है उसमें? एक ही वर्ड आता है, दोज। मतलब आपके एंटीसीडेंट में कभी भी ना तो दे आ सकता है ना देम आ सकता है। हमेशा क्या आएगा? दोज आएगा। क्या आएगा? दोज। ठीक है, जैसे मैंने बोला आई रिस्पेक्ट देम to respect my country। देख के बताएं सही गलत है। आपने कहा सर हु तो है लेकिन एंटीसीडेंट में, अब देखो अगर ये खाली यहां तक होता तो ये ऑब्जेक्ट बनता, चल तब तो ठीक है, लेकिन यहां पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव क्लॉज बनाने वाला है, तो इससे पहले जो नाउन होना चाहिए वो देम नहीं होगा, वो क्या होगा? वो दोज होगा। तो आप बोलेंगे कि आई रिस्पेक्ट दोज हु रिस्पेक्ट माय। बात समझ में आ गई? तो यहां से एक चीज और समझी हमने कि सब विश तो नॉन लिविंग के लिए था, एंटीसीडेंट होना चाहिए, एंटीसीडेंट नहीं होगा तो व्हाट लगा देंगे। लेकिन कभी भी एंटीसीडेंट में ना तो दे आ सकता है ना ही क्या आ सकता है? देम आ सकता है। बात समझ में आ गई? जैसे फिर एक और एग्जाम्पल देता हूं, हटा दू इसको। देख के बताएं सही गलत है। दे हु बिलीव इन गॉड डाई एंड, देख के बताएं सही है क्या? आपने कहा सर हु दिया हुआ है, एंटीसीडेंट में देम नहीं आता, क्या आता है सर? सॉरी दे नहीं आता, क्या आता है? दोज आता है। बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और किया, मैंने बोला ये तो समझ में आ गया क्या कि सर एंटीसीडेंट में क्या नहीं आता? दे एंड देम नहीं आता, खाली क्या आता है? दोज आता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने बोला आई हैव अ देख के बताएं सही गलत है। तो आपने कहा सर एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट में नॉन लिविंग है, कार है, तो क्या ये ठीक है। लेकिन यहां पे जो है इसके हिसाब से ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें क्या लगना चाहिए सर? एस या यस। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सिमिलर। ठीक है, तो यहां क्या होगा? बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ध्यान से समझिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मैंने बोला आई met one of the boys
who were beating a dog on the road। यहां मुझे देख के बताएं कि बच्चों क्या है। आपने कहा आई मेट वन ऑफ द बॉयज हु वॉज एवर, क्या लगाऊं, क्या लगाऊं, देख के बताओ। आई मेट वन ऑफ द बॉयज हु वॉज, तो आपने कहा सर यहां पे जो है बॉयज एवर, ठीक है। अब एक बच्चे की बात है, सॉरी एक लड़के की बात है, या ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक थोड़ी, एक से ज्यादा लोग भी पीट रहे। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में बच्चों ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है, क्योंकि यहां पे कंफर्म नहीं है कि कुत्ते को पीटना, जिसने पीटा वो एक ही ने पीटा या एक से ज्यादा ने पीटा। नहीं ये बात समझ में, जैसे मान के चलिए मैंने बोला, एक एग्जांपल वो देता हूं, मैंने बोला आई नो वन ऑफ द बॉयज हु हैज got the highest marks। जैसे ये एग्जांपल है, इस मुझे देख के बताएं क्या आएगा। तो आपने कहा कि सर आई नो वन ऑफ द बॉयज हु हैव गॉट द हाईएस्ट मार्क्स। तो यहाँ पे एक बात ये समझ में आती है कि सर जो हाईएस्ट मार्क्स लाएगा वो खाली एक ही आदमी होगा। ऐसे तो नहीं कि बच्चों हाईएस्ट दोनों लिए, नहीं, हाईएस्ट जो लाएगा वो एक ही आदमी होगा। बात समझ में आ गई। फर्स्ट डिवीजन क्या होता है कि एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन जो हाईएस्ट है, जिसने टॉप किया है, वो खाली क्या होगा, एक ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप क्या लगाओगे। अब इसमें ये मत कहना सर मान लिया कि दो लोगों के एक जैसे ही आ गए, या मान लिया, ये बेवकूफी वाले एक्सेप्शन नहीं लगाना है, चीजों को समझना है। सर हाईएस्ट मार्क्स लाएगा तो क्या आएगा, एक ही आदमी आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन कुत्ते को पीटना सर हमें थोड़ी पता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये भी ठीक है, यहाँ पे ये भी एक ही आएगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है, तो यहाँ पे आपका ये ठीक है। लेकिन जैसे मान के चलिए, फिर मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने बोला आई बॉट वन ऑफ द कार्स विच is at the highest speed on the road। अब मुझे देख के बताएं, मैंने बोला आई बॉट वन ऑफ द कार्स विच इज रनिंग एट द हाईएस्ट स्पीड ऑन दी, देख के बताएं क्या आएगा। तो आपने कहा सर आई बॉट, भाई जब खरीदी है कितनी खरीदी होगी, एक, और हाईएस्ट स्पीड भी कितने ने पकड़ी होगी, एक। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इस। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये ना हो कि ये होता कि जैसे ही ड्राइव्स one of the cars which is used by Indians। आप देख के बताएं क्या आएगा। तो आपने बोला शी ड्राइव्स वन ऑफ द कार, बात तो एक ही है, लेकिन कॉमनली यूज्ड बाय द इंडियंस, कॉमनली यूज्ड बाय द इंडियंस, भाई इंडियंस के द्वारा जो कॉमनली यूज की जाए, तो इसका मतलब क्या है, क्या है यहाँ पे। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि हल्का सा यहाँ पे सेंस लगाना पड़ेगा, कब, जब भी वन ऑफ द में कोई चीज दी जाए, ठीक है।
वन ऑफ द में कोई चीज दी जाए तो इस बात को देखना है कि सर पर्टिकुलर की बात की गई है, किसकी बात की जाए बच्चों, पर्टिकुलर की तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और पर्टिकुलर की ना की जाए, ठीक है, कॉमनली बात की जाए तो बच्चों वहां पे आएगी प्लूरल हेल्पिंग, ठीक है। और जहां पे पता ही ना हो, जहां पे पता ही ना हो, क्या हो, सस्पेंस हो, तो वहां पे आपकी दोनों ही आ सकती, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे सस्पेंस का मतलब ये है कि नॉट क्लियर, क्लियर ना हो कोई चीज, ठीक है, सस्पेंस तो सही नहीं, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि हमने व्हाट एंड विच को ध्यान से देखा, कैसे कैसे यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमने इस चीज को भी देखा कि हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हम ये देखेंगे कि हम कहीं पे हु लगा देते हैं, कहीं पे हुम लगा देते हैं, ठीक है, कहीं पे विच लगा देते हैं, इन तीनों में आपस में क्या डिफरेंस है, इस चीज को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। हटा दूं इसको, जो है देखिए, अगर हो गई, देखिए अगर कहीं पे एंटीसीडेंट में आपको ह्यूमन बीइंग मिले, मतलब कहीं पे भी आपको जो है कंजक्शन से पहले जो नाउन आए उसमें बात किसकी हो, ह्यूमन बीइंग की, तो आप देखेंगे कि वहां पे सब्जेक्ट के लिए आप हु लगा देते हैं, और आपको अगर ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो आप वहां पे हुम लगाते हैं, और अगर वहां पे पजेसिव केस की बात है, पजेसिव का मतलब किसी भी चीज पे किसकी है अधिकार की बात, तो आप वहां पे हुज लगा देते हैं। बात समझ में आ गई कि कभी अगर कंजक्शन में आपको हु से पहले क्या कोई नाउन दिया है जो लिविंग है, जो ह्यूमन बीइंग है, तो आप वहां हु लगाते हैं, हुम लगाते हैं, हुज लगाते हैं। तो मैं अभी बताऊंगा कि इन तीनों का आपस में क्या डिफरेंस होता है, तीनों कब ये लगते हैं, कब ये लगते हैं, कब ये लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एंटीसीडेंट में आपको नॉन लिविंग दिया जाए या कोई भी ऑब्जेक्ट दिया जाए या कोई भी थिंग्स दी जाए, तो आप जो है विच लगाते हैं सब्जेक्ट के लिए, और इसका ऑब्जेक्ट भी विच ही होता है, और इसका जो पजेसिव है उसमें द नाउन ऑफ विच, इनका यूज होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी में आपस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। कब आपको को लगाना, हुम लगाना, हुज लगाना, एक छोटी सी टेक्निक बताऊंगा और देखते ही आपके क्या होंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब भी एंटीसीडेंट नॉन लिविंग होगा, थिंग्स होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो आप इन तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। जब सब्जेक्ट है तो विच, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी विच ही होती है, और पजेसिव में द नाउन ऑफ विच होता है, ठीक है। लेकिन जब ह्यूमन बीइंग की बात हो तो सब्जेक्ट हु, ऑब्जेक्ट हुम एंड पजेसिव में हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, मैंने बोला डू यू नो द बॉय हुम या हु या विच, ठीक है। द प्रिंसिपल beats in the classroom, ठीक है। ऑलवेज कम्स लेट। इस क्वेश्चन को सही बनाएं, मुझे बताएं कि इसमें क्या लगाऊं मैं कंजक्शन में,
अभी तक हम वर्ब क्या लगते हैं वो भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंटीसीडेंट आता है तब क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या लगा है बताएं। तो देखिए एक बात समझिए ध्यान से, एक छोटी सी टेक्निक बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझिए। यहां पे हम लगाते हैं बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड? बैलेंस मेथड। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कहते हैं ना कि सर हमें तो समझ में नहीं आया कि लिखा क्या है, पढ़ा क्या है, ये है वो है, ठीक है। आपको खाली कुछ नहीं करना, खाली इसमें ये देखना है, क्या देखना है? सब्जेक्ट को ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट को। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन में आपको 2 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो आपको ये ढूंढना है कि बच्चों अगर सब्जेक्ट ढूंढ लिया तो ये देखना कि जो वर्ब है वो भी कितनी होनी चाहिए? 2। आपके 2 ही सब्जेक्ट है, 2 ही वर्ब है, या 3 सब्जेक्ट है, 3 ही वर्ब है, तो समझ जाना आपका क्वेश्चन एकदम जो है बैलेंस है, वो क्या होगा? एकदम ठीक होगा। लेकिन आप एक बात समझिए कि बच्चों कहीं पे आपको सब्जेक्ट तो 2 दिए गए और वर्ब जो है आपको कितनी दी गई है? 3 दी गई है। तो बच्चों वर्ब तो नहीं काट सकते क्योंकि वर्ब का मतलब है एक्शन, कोई काम हुआ है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको एक सब्जेक्ट अगर मैं दे दूं तो आपके 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे, 3 ही वर्ब है, क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इस एक सब्जेक्ट के लिए आपको क्या चाहिए होता है? हु चाहिए होता है, क्योंकि हु जो है किसके लिए आता है? सब्जेक्ट के लिए। तो आपको क्या करना है? ऐसे में हु लगा देना है। लेकिन मान के चलिए कभी कभी ऐसा केस आता है कि सर सब्जेक्ट तो 3 दे दिए या 2 दे दिए, और 3 सब्जेक्ट में वर्ब जो है वो 2 दे दी। तो जब 2 दे दी है वर्ब, तो बच्चों इसका मतलब एक्शन 2 हुए। जब एक्शन 2 हुए और सब्जेक्ट आपके पास 3 है, तो बैलेंस है क्या? नहीं है। तो ऐसे में बच्चों आपको उस हु को काट के क्या लगाना पड़ता है? हुम लगाना पड़ता है। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब होता है कि इसमें आपको क्या देखना था? छोटी सी बात, जितने आपके पास सब्जेक्ट होंगे उतने ही आपके पास वर्ब होनी चाहिए। ऐसा नहीं है तो बैलेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट में हु चाहिए, ऑब्जेक्ट में हूम चाहिए होता है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात क्या ढूंढने? जितने सब्जेक्ट हो उतनी वर्ब हो। ये एक सब्जेक्ट 1, ये एक वर्ब 1 दे दिया। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, मतलब ही नहीं है। इनमें से तो लगाना है। ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि नॉन लिविंग चाहिए, ठीक है। नॉन लिविंग है नहीं, ये तो लिविंग है, तो इसका मतलब ये तो कट गया। चलिए आगे गए तो ये क्या है? एक और सब्जेक्ट 2 है, ठीक है, और इसकी एक वर्ब दे दी है V2। हम आगे गए तो यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद आगे गए तो एक और वर्ब दी गई है, तो ये V3। तो कुल मिला के हमें इस बात को समझ में आया कि सर वर्ब जो है वो कितनी है? 3 है, और सब्जेक्ट कितने हैं? अपने पास 2 हैं। तो कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट की कमी है, क्योंकि काम 3 जगह हुआ है और सब्जेक्ट 2 ही है। तो हम एक सब्जेक्ट कैसे लाएं? जब हम इसमें क्या जोड़ दें? एक और सब्जेक्ट जोड़ दें, तो ऐसे में क्या आएगा? वो आएगा, क्या नहीं आएगा? वो नहीं आएगा। नहीं, ये बात समझ में? जैसे मान के चलो क्वेश्चन आपका यहां तक है, कहां तक है? यहां तक है। तो आपने कहा कि सर ये सब्जेक्ट ये वो बैलेंस हो गया, आगे गए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट ये वो बैलेंस हो गया, और यहाँ पे खत्म हो गया। जब ऑटोमेटिक बैलेंस है तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं। अब कुछ चाहिए ही नहीं तो बच्चों ऐसे में होम नहीं आएगा, क्या हु नहीं आएगा, क्या आएगा? होम आएगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कुछ भी जोड़ सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट कितना भी जोड़ सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? होम सही हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? फिर सर एक एग्जाम्पल हो देता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, मैंने बोला माय एल्डर ब्रदर whom which you met earlier does not like to talk to anyone, is introvert। ये सेंटेंस देते हैं। देखिए एग्जाम में ऐसे ही बनते हैं, ध्यान से समझेंगे कि ऐसे ही आता है आपके क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे नो एरर, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं।
अब मुझे सही बताएं कि क्या आएगा। तो पहली बात तो सिर्फ यहाँ पे लिविंग की बात है, तो विश तो नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढिए, जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी वर्ब होनी चाहिए। तो एक बात बताइए, ये क्या है सब्जेक्ट वन, क्योंकि स्टार्टिंग में आ गए तो सब्जेक्ट वन है, आगे गए तो ये एक सब्जेक्ट टू है, ये एक वर्ब V1 मिला, आगे यहाँ पे खत्म मानेंगे, इसको खत्म मानेंगे, क्योंकि कोई भी सेंटेंस में खाली सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगी और सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। कभी कभी उसमें ऑब्जेक्ट दे देगा तो ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीट हो जाता है। तो सब्जेक्ट कहाँ कंप्लीट हो गई, यहाँ पे। अभी वर्ब V1 मिली है, आगे का डज नॉट मिला है तो वर्ब V2 मिल गया, ठीक है। टू टॉक टू एनीवन यहाँ खत्म हो गया, इज इंट्रोवर्ट V3 मिल गया। तो 1 2 3 तो वर्ब मिली है, सब्जेक्ट कितना, 1 और 1 2। तो बच्चों क्या समझ में आया कि सब्जेक्ट 2 है अपने पास, ठीक है, और वर्ब कितनी मिली है, वो मिली है 3। तो बच्चों देखो वर्ब तो नहीं काट सकते, तो क्या करना है, हमें एक सब्जेक्ट चाहिए एक्स्ट्रा, और सब्जेक्ट ये होता है या ये होता है। तो आपने कहा सर ये होता है, तो ये आएगा, ये नहीं है, बस फिर से देखो, मान लो बच्चों सेंटेंस यहीं तक कंप्लीट होता, तो आपने कहा सर 2 सब्जेक्ट, सॉरी 2 वर्ब 2 सब्जेक्ट, क्वेश्चन बिल्कुल बैलेंस है, तो ये नहीं आएगा, क्या आएगा, ये आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? फिर से देखते हैं एग्जाम्पल। तो कुछ नहीं करना, खाली सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढनी है, जो कम है तो लगा दीजिएगा, नहीं कम है तो ऐसे छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन आपका खत्म। बच्चा बैठ के हिंदी निकाल लेगा, हु लगाओ हूं लगा, ऐसा नहीं लगाते, सब्जेक्ट वर्ब काम खत्म, ठीक है। फिर से देखिए, देखिए फिर से मैंने एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला, जैसे मैंने बोला माय एल्डर ब्रदर whom या who in my family I don't like to beat always commits देख के बताए कैसे कैसे चेक किए जाएंगे, जितने सब्जेक्ट होने चाहिए उतनी वर्ब होनी चाहिए। तो आपने कहा कि सर ये क्या है, सब्जेक्ट 1, आगे गए तो इन्हें तो छोड़ दो, ये क्या है सब्जेक्ट 2, ये वर्ब V1, आगे ये खत्म, ये सब्जेक्ट 3, ये वर्ब V2, आगे यहाँ पे ऑलवेज से स्टार्ट है, तो इसका मतलब आगे वाली वर्ब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये वर्ब 3। तो कुल मिला के 1 2 3, वर्ब कितनी है 3, 1 2 3, सब्जेक्ट कितने हैं सर 3, तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, सही है। अब क्वेश्चन सही है सर, कोई कंजक्शन तो चाहिए सर, ऑब्जेक्ट जोड़ दो, क्योंकि सब्जेक्ट की तो आवश्यकता नहीं। बात समझ में आ गई? फिर से देखो, जैसे मैंने बोला माय एल्डर ब्रदर whom या who loves in my family is going abroad next year। देख के बताए, मैंने बोला माय ब्रदर whom या who everyone loves in my family is going abroad next year। देख के बताए क्या है। आपने कहा सर एक सब्जेक्ट 1 ये है और ये सब्जेक्ट 2 है, 2 सब्जेक्ट हो गए, ये वो V1 हो गया, इज गोइंग अब्रॉड ये V2 हो गया, तो क्या हो गया, दोनों ही बैलेंस, ठीक है। whom आएगा, whom ही आएगा। लेकिन अगर आगे ही इसके यहाँ पे मैं ये लिख देता एवरीवन लव्स इन माय फैमिली, ठीक है, इज अ टॉपर ऑफ स्कूल, is going
अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। तो अब क्या होगा सर, एक वर्ब और आ गई, तो सब्जेक्ट कितने हैं, 1 2, लेकिन वर्ब कितनी, 1 2 3, 3 वर्ब है, तो फिर क्या चाहिए सर, फिर ये गलत हो जाएगा, क्या चाहिए, सब्जेक्ट हुआ है। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि सर जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। बैलेंस नहीं है तो सब्जेक्ट के लिए आप हु लगा सकते हैं, और ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या लगा सकते हैं, हुम लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई। देखिए अब मैं थोड़ा बहुत आगे एक स्टेप जो बढ़ाता हूं उसको। जैसे मैंने बोला देख के बताएं क्या आएगा। तो आपने कहा कि सर अब जो है ये क्या आ गया है, नॉन लिविंग, क्या आ गया है, नॉन लिविंग। तो सर नॉन लिविंग में एक ही केस है, क्या है, बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे मैंने बोला तो आपने कहा सर कि बात इसकी जो एंटीसीडेंट है वो क्या है, वो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग में चाहे सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, दोनों ही क्या होते हैं, विच होते हैं। तो इसमें हो का मतलब नहीं। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब एंटीसीडेंट में ह्यूमन बीइंग हो तो हु एंड हुम, एनिमल हो या नॉन लिविंग हो, एनिमल हो या नॉन लिविंग हो, एनिमल हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसे में क्या लग जाता है, विच। विच का कंफ्यूजन ये होता है कि कभी कभी आदमी सोचता है कि सर दैट भी तो लगा सकते हैं, तो मैं बताऊंगा अभी कि दैट कहाँ पे आता है। फिलहाल इस बात को समझना कि एनिमल हो, नॉन लिविंग हो, ऑब्जेक्ट हो, तो क्या आता है, विच आता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर एक बात बताओ, मान लो किसी सेंटेंस में ह्यूमन बीइंग भी दे दिया और एनिमल भी दे दिया, तब क्या आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लिया बच्चों इंसान भी दे दिया, ह्यूमन बीइंग तो हु लेता है, और बच्चों नॉन लिविंग और एनिमल जो है विच लेता है। लेकिन मैंने बोला किसी सेंटेंस में दोनों ही आ गए, तब क्या आएगा। देखिए जैसे मैंने बोला द बॉय एंड द dog which are walking together on the road are friends of each other। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा, मैंने बोला द बॉय एंड द डॉग विच आर वॉकिंग टुगेदर ऑन द रोड आर फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर। देख के बताओ क्या लगा, देख के बताओ क्या लगा। तो आपने कहा कि सर यहाँ तो विच से पहले डॉग भी दिया हुआ है और विच से पहले सर द बॉय भी दिया हुआ है, तो दोनों ही आए। कहीं पे भी बच्चों अगर किसी बच्चे की पतंग आ गई आज बसंत पंचमी है, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसकी। और बच्चे जो है पतंग उड़ाने में लगे हुए हैं, और किसी बच्चे की पतंग आ गई अभी बहुत तेज आवाज आई। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग तो इसे समझिए।
आपकी जिंदगी में यही काम आएगा, ठीक है। अगर सफलता मिल जाएगी, सक्सेस मिल जाएगी, कहीं जॉब लग जाएगी अच्छी से, तो उसके बाद आप भी पतंग उड़ाना, आप उड़ाने के साथ साथ जो आपके अगल बगल बच्चे हैं उनको देना कि वो भी उड़ाए, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हम ये कहने वाले थे कि बच्चों अगर कहीं पे भी लिविंग भी आ जाए और क्या है, लिविंग के साथ क्या जाए, एनिमल भी आ जाए, तो ऐसे में कंजक्शन में क्या लगा देते हैं, दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, दैट लगाते हैं। कहीं पे भी लिविंग और एनिमल दोनों आ जाए तो क्या आता है, विच नहीं आता है, वहां पे दैट आता है, ठीक है। विच आता है किसके लिए, नॉन लिविंग होना चाहिए, एनिमल होना चाहिए और साथ में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो विच आएगा। लेकिन दोनों आ जाए तो क्या आ जाता है, दैट आ जाता है। इसके अलावा आप समझिए दैट कहाँ कहाँ आता है, मैं हटा देता हूं। कर रहा हूँ मैं। आज पतंग उड़ाने का बहुत शौक मिल रहा है। चलो, हाँ, इसके अलावा देखिए, ध्यान समझिएगा, किसी भी वर्ड में जो एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट में कहीं पे ओनली आ जाए, फ्यू आ जाए, ऑल आ जाए, एनी आ जाए, सम आ जाए, एनीथिंग आ जाए, ठीक है। उसके बाद एनीथिंग आ जाए, एवरीथिंग आ जाए, कोई इंटैरोगेटिव बन के आ जाए, इंटैरोगेटिव सेंटेंस है, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, ठीक है, नन आ जाए, नथिंग आ जाए, सच आता है, तो ऐसे में आप क्या लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला, व्हाट इज योर प्लान दैट या विच helps me in this situation। देख के बताया मुझे क्या आएगा। मैंने बोला व्हाट इज योर प्लान दैट विच हेल्प्स मी इन दिस सिचुएशन। तो आपने कहा सर ये तो व्हाट है, व्हाट का मतलब क्वेश्चन वर्ड, हाँ है ना। अब जब क्वेश्चन वर्ड का मतलब है इंटैरोगेटिव सेंटेंस, और जब भी इंटैरोगेटिव होता है तो वहां पे क्या आता है सर, दैट आता है। तो विच नहीं आएगा, क्या आएगा, दैट आएगा। बात समझ में आ गई। तो इनमें से कोई भी वर्ड आपको अगर किसी भी एंटीसीडेंट में मिल जाए, ठीक है, तो समझ जाना कि क्या लगेगी, कंजक्शन दैट लगेगी। इसके अलावा कोई भी नॉन लिविंग है तो विच लगेगा, ठीक है। दोनों एक साथ आ जाए, एनिमल आ जाए और क्या आ जाए बच्चों, लिविंग आ जाए तो दैट लगेगा। उसके अलावा ह्यूमन बीइंग होगा तो हु एंड हुमनेस आएगा, वहां पे देखना है सब्जेक्ट कितने हैं और वर्ब कितने हैं, ठीक है। उसके अलावा जब एंटीसीडेंट ना दिया हो तो व्हाट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम वर्ड को पहचानेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो, देखो इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन सी कंजक्शन कहाँ पे आएगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद जाना आप क्वेश्चंस लगाना। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जितने ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, उतने ही ज्यादा आप किसी भी मेथड को सीख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सेशन समझ में आया होगा आप लोगों को। आप बस क्वेश्चन लगाना, और जब क्वेश्चन मुझे लगता है सभी हो जाएंगे, अब कोई भी अगर नहीं होता तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। और जब कैसे पसंद आया वीडियो तो वही लाइक कीजिए यार, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।